KTG. And in this theory, we'll discuss the thermal properties of a gas. In terms of molecular motion. This theory explains the thermal properties of a gas in terms of the molecular motion of the molecules. But इस theory को समझने के लिए there are certain assumptions. There are certain assumptions in KTG. कुछ assumptions पे base है ये kinetic theory of gases. और वो assumptions क्या हैं देखिए, कोई भी हमारे पास अगर container है and in this container we have large number of gas molecules. ये जो gas molecules हैं ये continuously collide करते रहते हैं एक दूसरे के साथ. The gas molecules are continuously colliding with one another and also with the walls of container. Gas molecules continuously एक दूसरे के साथ collide करते हैं. They also collide with the walls of the container. मतलब ये कि ये जो gas molecules हैं, they are always in motion. इन gas molecules का जो motion है, वो totally random है, किसी एक particular direction में नहीं होता है. The motion is totally random motion. जो भी collisions होंगे among the gas molecules, these collisions are elastic collisions among the gas molecules and also with the walls of the container. जो collisions होते हैं, these collisions are elastic in nature. Elastic collision में क्या होता है बेटा? Kinetic energy and momentum remain conserved. Kinetic energy और momentum जो है वो same रहते हैं. किसी भी गैस का जो गैस molecule का जो size है, size of a gas molecule is negligible as compared to the volume of gas. गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का साइज जो है वो नेग्लिजिबल होता है. The intermolecular forces are zero. Among the gas molecules जो intermolecular forces हैं, they are zero. No intermolecular forces. इसका ये मतलब है कि ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है. इसको आप नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो. The effect of gravity on the molecules is negligible, and so the density of gas is same throughout.
इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता और इसलिए ये मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं है कि नीचे बैठ जाएंगे, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, तो दे आर ऑल टुगेदर इन मोशन एंड हर कहीं एक जैसी डेंसिटी होगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। ग्रेविटी का इफेक्ट जो है ऑन दीज मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, डेंसिटी इज सेम थ्रू आउट। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, these gas molecules exert pressure on the walls of container. इन गैस मॉलिक्यूल्स के कारण वॉल्स पे प्रेशर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए। और जब भी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स the molecules travel in straight lines. मैं बताऊंगा अभी डायग्राम बना के। The path is known as free path. और ऐसे जितने भी फ्री पाथ्स हैं उन सब का जो एवरेज होता है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम समझेंगे इसकी हेल्प से। लास्ट वाला पॉइंट क्या है बेटा? ये गैस मॉलिक्यूल है, मान लो एक, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, ये गया इसके साथ टकराया, फिर इधर आ गया, दूसरे के साथ टकरा गया, फिर इधर आ गया, तीसरे के साथ यहाँ टकराया। तो ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं, ये कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं, डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है बिटवीन टू कोलिजन्स। मान लीजिए एक कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल चार्ज तो है नहीं, ना ही ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो इसके पास जो भी ये मोशन है, जो भी ये इसकी एनर्जी है, वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से है। और इसी थ्योरी में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन हो जाए तो ये मॉलिक्यूलर मोशन भी रुक जाएगा। अभी λ1 पाथ है, फिर ये λ2 पाथ ट्रेवल किया, फिर λ3, λ4, इसे बोलते हैं फ्री पाथ। और ऐसे जितने भी फ्री पाथ्स हैं, इन सब का जो एवरेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ represented by lambda, it is λ1 plus λ2 plus λ3 so on divided by n, जितने भी कोलिजन्स हुए। हम यहाँ एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे आज। इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। सपोज किसी कंटेनर में हमारे पास कोई गैस कंटेन्ड है। जस्ट टू मेक द थिंग सिंपलर, हम एक क्यूबिकल कंटेनर ले लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस क्यूब का हर एक साइड जो है, मानो उस साइड की लेंथ है एल। ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? क्यूब जो है उसकी हर एक साइड एल है।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी L क्यूब, L3 बाद में यूज करेंगे इसको। मान लीजिए बेटा देयर आर n मॉलिक्यूल्स, और देखो जो गैस मॉलिक्यूल का मोशन होगा वो 3 डायमेंशनल है। सपोज उस गैस मॉलिक्यूल, किसी पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, जनरल किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है c, मतलब एक की c1, दूसरे की c2, c3, c4, cn, इस तरह से। इस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे, पहले समझना ये जरूरी है। एंड दीज 3 कंपोनेंट्स विल रिप्रेजेंट एज u, v एंड w, u, v और w। तो ये जो c है इट इज इक्वल टू iu jv प्लस kw। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं u, v एंड w। तो इस c का जो मैग्नीट्यूड होगा, you can write this magnitude as square root of u square plus v square plus w square। ये जनरल है, क्योंकि मोशन 3 डायमेंशनल है तो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे। इन द सिमिलर वे अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें, फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स we write C1 equal to square root of U1 square, V1 square, W1 square। C2 क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का है U2 square, V2 square plus W2 square। C3 क्या होगा, U3 square, V3 square plus W3 square। एंड इन द सिमिलर वे Cn क्या होगा, UN square plus Vn square plus Wn square। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। अब ऐसे भी बोल सकते हो इसको, C1 का स्क्वायर कितना हुआ, नहीं C1 का स्क्वायर हो गया U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर। ये C1 square is equal to U1 square plus V1 square plus W1 square। C2 square will be equal to U2 square plus V2 square plus W2 square। C3 square will be equal to U3 square, V3 square, W3 square and so on। Cn square will be equal to Un, Vn, Wn square। ठीक है, ये तो हो गई उनकी वेलोसिटीज की बात। अभी देखते हैं, देखो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, सपोज करो ये एक साइड है क्यूब की, फ्रंट साइड मान लो चाहे इसको आप, और ये रियर साइड है। ठीक है, ये क्यूब के मैंने 2 फेसेस ले लिए, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, आप जिस भी रूम में बैठे हैं आप एज्यूम कर लो कि वही हमारा कंटेनर है। ये गैस मॉलिक्यूल है, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर। किसी एक गैस मॉलिक्यूल की बात करें, अगर उसका मास हम ले लें m, ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी u, और मान लो इस बॉल को स्ट्राइक करता है, कुछ नाम रख दो आप इस बॉल का, कुछ भी नाम, B C D E रख दो। कंसिडर ए मॉलिक्यूल of mass m, striking the wall BCDE with a velocity u। ठीक है, सामने वाली दीवार के साथ टक्कर लगाई, मास m, वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा उसका, P I लिख लो, m into u, राइट।
द मॉलिक्यूल rebounds with same speed, इलास्टिक कोलिजन्स है, द मॉलिक्यूल rebounds with same speed, therefore final momentum Pf will be equal to minus mu. ठीक, यहां से ये मॉलिक्यूल गया, इसको टकराया, सेम स्पीड से वापस आ गया, डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई ना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनिशियल स्पीड बराबर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो नेगेटिव वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, माइनस एम यू, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस एम यू। और अगर हम ये बोलें, ये तो नेगेटिव साइन तो यहाँ डायरेक्शन दे रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2mu change in momentum is equal to 2mu। मोमेंटम में जो चेंज हुआ उस चेंज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2mu। ये मॉलिक्यूल यहां से टकरा के इधर आया एंड सपोज इट गोज बैक एंड वापस इसको टकराया, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल मोशन है तो उसका हर कंपोनेंट होगा। द मॉलिक्यूल आफ्टर रीबाउंडिंग from the face BCDE, the molecule strikes the opposite face and then strikes BCDE again। रैंडम मोशन है बेटा, सो वी आर टेकिंग ओनली वन पॉसिबिलिटी कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ऐसा ही वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा और जेड एक्सिस के अलोंग भी होगा। द स्ट्राइक देन स्ट्राइक्स BCDE अगेन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, L द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स with the same wall is equal to 2L। कैसे, यस, यहां से आया इधर L, और ये तो एक कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन जब इसके साथ होगा तो इन 2 कोलिजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2L ट्रेवल किया। अगर T टाइम लगा है, if T is the time taken between 2 successive collisions, then T equals to U by 2L। सॉरी, कहां से आया फॉर्मूला, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 2L, स्पीड तो उसकी U है क्योंकि हम एक्स एक्सिस वाला मोशन ही ले रहे हैं अभी। बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स जो टाइम लगा वो है 2L। इसे ऐसे एज्यूम करो जैसे ये टाइम पीरियड है, टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स इज टाइम पीरियड, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड कितना हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम नहीं हुआ, जैसे टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल इज फ्रीक्वेंसी, तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितनी साइकिल्स बनती हैं उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो T है, तो क्या बोलेंगे बेटा,
नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड बोल दो, देयरफॉर number of collisions per unit time is equal to u by 2l. Number of collisions per unit time is u by 2l. दो collisions के बीच का टाइम कितना है? दो collisions के बीच का टाइम है 2l by u, और एक सेकेंड में नंबर ऑफ collisions पर सेकेंड बोल दो, एक ही बात है. नंबर ऑफ collisions पर सेकेंड कितना है? u by 2l. अब देखो, एक कोलिजन में मोमेंटम कितना चेंज हुआ था? 2mu अभी किया था, माइनस mu माइनस 2mu का मैग्नीट्यूड कितना था? चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन इज 2mu. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं पर सेकेंड? तो एक कोलिजन में अगर 2mu होता है तो 10 कोलिजन में कितना होगा? कितने कोलिजन्स हो रहे हैं? ठीक है, देयरफॉर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, चेंज इन मोमेंटम per second is equal to change in momentum per second is equal to u by 2l into 2mu. 2 and 2 will be out, तो change in momentum per second बन जाएगा mu square by l. ये चेक करो क्या मतलब है इसका. Change in momentum per second is mu square by l. Change in momentum है 2mu और number of collisions हो रहे हैं u by 2l. तो change in momentum into number of collisions per second will be change in momentum per second. अब ये जो change in momentum per second है, ये rate of change of momentum हुआ. Change in momentum per second का क्या मतलब है? Change in momentum per unit time. But change in momentum per second क्या होता है बेटा? Change in momentum per second is called as force. Rate of change of momentum याद है, F is equal to dp by dt बोलते हैं हम. तो change in momentum per second ही तो है. तो इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल जिसके मोमेंटम में इतना चेंज हो रहा है पर सेकेंड, कितनी फोर्स लगा रहा है? यही फोर्स लगा रहा है. देयरफॉर इसी फोर्स को अगर मैं F1 बोल दूं, x एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है क्योंकि हमने सिर्फ x कंपोनेंट लिखा. सो F1x इज इक्वल टू mu1 स्क्वायर बाय l. अभी पर्टिकुलर मैंने फर्स्ट के लिए लिखा. F2x क्या होगा बेटा? mu2 स्क्वायर बाय l. F3x क्या होगा? mu3 स्क्वायर बाय l. एंड Fnx क्या होगा? mun स्क्वायर बाय l. होगा या नहीं? u की जगह u1 u2 u3 लगा दिया तो F1 F2 F3 हो गया. सो टोटल फोर्स along x axis अगर मैं Fx बोल दूं, because there are so many molecules, we have considered n molecules, so total force along x axis will be m by l common, u1 square, u2 square, u3 square, so on, un square. ये है total force along x axis. What will be pressure along x axis? बेटा ये wall है आपके पास, पहले देख लो. Each side हमने ली थी L, तो एरिया कितना हो गया? L square, right? So what is Px? Pressure along x axis क्या हो जाएगा? Fx by L square. तो जब आप ऐसे लिखोगे इसको 1 by L square into Fx की जगह ये m by L into u1 square plus u2 square plus u3 square so on un square. तो आपके पास जो Px है वो बन जाएगा L square into L हो गया वॉल्यूम, that is L cube.
So inside it will be u1 square plus u2 square plus u3 square plus un square. इसको इतना करो पहले। देखो हमने तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स लेके ये कैलकुलेशन कर ली, बट इन रियलिटी ये मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग तो नहीं हो रहा ना। जैसा हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं वैसा ही वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, जेड एक्सिस में भी होगा आउटर इनवर्ट। तो जैसे प्रेशर एक्स एक्सिस है वैसे ही प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस है, सो दैट वुड बी m by l क्यूब। लेकिन जो वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर होगा that will be responsibility of y component of velocity, which is v1 v2 v3 vn square। और z एक्सिस के अलोंग भी होगा प्रेशर, z एक्सिस के अलोंग जो होगा that will be pz, और ये pz होगा m by l क्यूब इंटू w1 square w2 square w3 square so on wn square। W is the z axis, z component of velocity। स्टार्टिंग में बताया था c के 3 कंपोनेंट्स हैं, u, v एंड w। w is the z component। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया बेटा? px प्लस py प्लस pz, m by l क्यूब ले लेंगे बाहर, m by l क्यूब बाहर आ गया तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर सो ऑन un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर सो ऑन wn स्क्वायर। लेकिन किसी एक्सिस में प्रेशर ज्यादा थोड़ी है, हम जो कंसीडर कर रहे थे हमने एक्स एक्सिस लिया, जैसा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वैसा वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, वैसे ही जेड एक्सिस के अलोंग भी होगा। तो ये जो पी एक्स पी वाई और पी जेड है ये तीनों बराबर हैं, सो वी राइट देम एज पी प्लस पी प्लस पी। इट इज इक्वल टू एम बाई वी लिख लेता हूँ, वी इज वॉल्यूम, स्टार्टिंग में बताया था एल क्यूब इज वॉल्यूम। अब यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमारे पास u1 स्क्वायर है, v1 स्क्वायर है, w1 स्क्वायर भी है, और यही होता है c1 स्क्वायर, क्योंकि c कितना था, c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर सो ऑन अप टू cn स्क्वायर। तो ये जो p प्लस p है, दिस बिकम्स 3p। इट इज इक्वल टू m by v इंटू, यहां मैं दो चीजें करूंगा, m by v इंटू c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करके यहां n से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई कर लिया। ये n और n कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा। लेकिन देखो n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ, तो एक मॉलिक्यूल का मास हमने m लिया था, n मॉलिक्यूल्स हो गए तो टोटल मास नहीं हो गया, कैपिटल m हो गया। एक मॉलिक्यूल का मास है m, n मॉलिक्यूल्स का मास हो गया n इंटू m, सो दैट इज टोटल मास। और इस पूरी टर्म को लिख लेंगे c स्क्वायर, में बताऊंगा c स्क्वायर क्यों लिखा और c को क्या बोलना है। बट यहाँ से आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, यहाँ से कल वाली क्लास हम स्टार्ट भी करेंगे, बट डेरिवेशन ये है P इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बाय v से और क्या क्या इंटरप्रेट करना है, बट फॉर द टाइमिंग इतनी डेरिवेशन आप कर लीजिए। इसमें c क्या चीज है वो समझाता हूँ। बेटा c1 एक की वेलोसिटी है, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है c1 3 डायमेंशनली, जिसके कंपोनेंट्स हैं u1 v1 w1। c2 दूसरे की है, c3 तीसरे की है। अगर इन सबको ऐड करके मैं n से डिवाइड करूं तो इसको बोलेंगे मीन। किसका मीन?
C1 C2 C3 C4 का। अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो बोलूंगा मीन ऑफ स्क्वायर्स, और अगर मैं रूट फाइंड कर लूं तो इसी को बोलते हैं आरएमएस। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब भी हम थर्मल मोशन की बात करेंगे, जब भी काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे, तो हम सी से बी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के स्क्वायर्स का मीन है और फिर स्क्वायर रूट भी है, सो इट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो वी हैव द एक्सप्रेशन एज 1/3 mc स्क्वायर बाय v। यहां से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। यस, हाँ ठीक है। ऐसे हम इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, हम आरएमएस वेलोसिटी की बात करते हैं, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर किसी एक वेलोसिटी से सारे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो सी आरएमएस है। सी बोल दो, चाहे वी आरएमएस भी बोल सकते हैं, हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। जनरली यही एक्सप्रेशन है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इससे डिफरेंट कंक्लूजन्स निकालेंगे, वो हम कल वाली क्लास में निकालेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये पूरा डेरिवेशन जो है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है।